नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम यहां पर बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 7% की गिरावट के बाद आज भी मंदी के साथ यहां पर कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रहेगी ओपेक और एलाइज की मीटिंग, जो कि कल है, वेडनेसडे को है। और ये जो करंट एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में ये लास्ट मीटिंग है। सितंबर के बाद किस तरह का एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि जो भी कच्चे तेल में हमने ओपेक की तरफ से आउटपुट में कटौती आते हुए देखी थी, वो अब सितंबर तक यहां पर फुल्ली स्टोर हो जाएगी। उस लिहाज से भी ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे बेस मेटल्स की बात, क्योंकि यहां पर भी गिरावट के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। पिछले हफ्ते करीबन 4 से 6% की तेजी अक्रॉस मेटल सेक्टर में देखने को मिली थी। फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग थे, लेकिन वो सब इस वक्त पलटता हुआ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह का रिस्क एवर्जन है, उसका असर हमने यहां पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। साथ ही बात यहां पर करेंगे आटे की, जहां पर गेहूं के भाव अब यहां पर महंगे हो चले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट जरूर है, लेकिन भारतीय बाजारों में पहले ही माना जा रहा था कि एफसीआई ने प्रोक्योर नहीं किया तो बेचेंगे कैसे, और अवेलेबिलिटी यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल कलांत्री, और गेहूं के बारे में बात करेंगे आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान से। लेकिन शुरुआत हम यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे। यहां पर भारी गिरावट या मुनाफा वसूली देखने को मिली है। $100 प्रति बैरल के नीचे यहां पर ब्रेंट के भाव हैं, और यूएस क्रूड प्राइसेस तो अब यहां पर 92 93 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। राहुल, कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस को फिलहाल, और मार्केट्स क्लियरली यहां पर सब तरह की स्टेटमेंट्स देख रहा है। ओपेक की मीटिंग भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट। हाय मनीषा, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि क्रूड में करीबन 5% से ज्यादा की गिरावट थी। कल मॉर्निंग से ही हमने देखे कि जहां पे चाइना एंड अदर यूरोपियन कंट्री की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है वो खराब आते हुए दिख रहे थे हमें। और उसके बाद वापस से आशंका जताई जा रही है कि जो ग्लोबल रिसेशन है वो शायद बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, और उसी की वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक गिरावट बनती हुई दिख रही है। जून महीने के हाई से देखे तो हमने 20% का अभी तक फॉल देख चुके हैं कच्चे तेल में। और कल आने वाली ओपेक प्लस की मीटिंग्स के आउटकम भी अब ये जताएंगे कि जो लास्ट मंथ जुलाई में यूएस फेड सऊदी अरेबिया के प्रिंस से जो मिले थे, तो उस मीटिंग का आउटकम क्या आता है। क्या सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस कंट्री के मेंबर्स को मनाने में कामयाब रहते हैं कि आगे चल के हमें प्रोडक्शन कट बढ़ाना है या नहीं करना है, तो ये देखने वाली चीज होंगी। बट मोटा मोटी हम देखें तो $90 एक मेजर सपोर्ट पॉइंट है। तो यदि $90 यदि ब्रेक होता है तभी हम क्रूड में फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ से वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एमसीएक्स की बात करें तो 7170 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। हमें नहीं लगता कि वो टूटते हुए दिखना चाहिए। इनफैक्ट आपका व्यू क्या रहेगा? कल भी हम नरेंद्र तनेजा जी से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना भी यही था कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ओपेक की मीटिंग से नहीं है और रेंज अब कच्चे तेल की नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। $85 से लेकर $115 तक की वो बात कर रहे थे। अगर हम M6 की बात करें, क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ओपेक मीटिंग के आउटकम से पहले क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से हमने गिरावट देखी, ऑलमोस्ट जो WTI है करीबन 5 महीने के लो पर है, और अगर ब्रेंट की बात करें तो वो करीबन 2 हफ्ते के लो पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। M6 में भी देखें तो 7300 तक के लेवल ऑलमोस्ट आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक वीक ट्रेंड में क्रूड आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लास्ट वीक अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में था, जो कि करीबन 8100 तक के हमने लेवल देखे थे, वहां से शार्प करेक्शन यहाँ देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट थोड़े से नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं। ओपेक मेंबर की तरफ से जो मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है। हालांकि प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। बट हाँ, अगर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी कमोडिटीज के प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं, रिसेशन की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्लो डाउन की बात, जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड यहाँ पे कम हो सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि अभी क्रूड का जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव बना है, और हमें लगता है कि नीचे क्रूड का भाव अगर हम ब्रेंट की बात करें तो 97 से लेकर $95 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। WTI भी एक्सपेक्टेड है कि $88 से लेकर $90 तक के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। एवरेज अगर हम प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि भाव एक बार WTI के 80 से $85 और ब्रेंट के करीबन 80 से $90 के बीच मूव कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी गिरावट और यहाँ पर बाकी है। MCX में मुझे लगता है कि 7000 से लेकर 6800 रुपए तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है।
जी हाँ, और M6 में तो गिरावट यहाँ पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमने रुपए की तरफ से यहाँ पर एप्रिसिएशन आता हुआ देखा है, तो वो कैलकुलेशन में भी यहाँ पर फर्क है। और जहाँ सप्लाई साइड है वो बेहतर होती हुई नजर आई है, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो सऊदी अरेबिया की जो प्रोडक्शन है जुलाई के महीने के लिए वो 2 साल में सबसे ज्यादा है। लिबिया की तरफ से कंसर्न रही है, लेकिन वीक ऑन वीक अगर वहां देखें तो वहां पर भी 50% का इजाफा उत्पादन में देखने को मिला है। 1.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन के आसपास वो भी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया है। तो सप्लाई साइड कंसर्न्स खत्म हो रही हैं, डिमांड साइड चिंताएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। हमने डेटा इकोनॉमिक आता हुआ देखा ही है, जो सभी देशों से मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्टिविटी नंबर्स जो हैं वो ऑन द वीकर साइड आते हुए देखे हैं। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन नेचुरल गैस में क्या व्यू है, क्योंकि यहां पर भी पिछले हफ्ते अच्छी खासी मुनाफा वसूली राहुल हमने आते हुए देखी है। जुलाई मंथ में हमने देखा है कि नेशनल गैस के भाव में करीबन हमने $20 से 20% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। बट जिस हिसाब से जर्मनी में हमने देखा कि जर्मनी ने ऑलरेडी वार्निंग इशू कर चुके हैं वहाँ के हाउस होल्ड एंड द म्यूनसिपालिटी को कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी में और एनर्जी में जो यूटिलाइजेशन है वो कम किया जाए। हमने देखा कि रशिया ने भी नेशनल गैस के भाव कम सप्लाई कम करने के बाद LNG के भाव में प्राइस में काफी ज्यादा जबरदस्त उछाल देखने को मिलते जा रहा है। वहीं पे हमने शेल के CEO को भी कल स्टेटमेंट आते हुए देखा कि 2023 तक नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के प्राइस में एलिवेशन रह सकता है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भाव में अभी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। हमें लगता है कि MCX में देखे तो 590 बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके स्टॉप लॉस से कहीं पे भी 600-610 के बीच में यदि नेचुरल गैस मिलता है तो बाय करके चलिए, फिर से आपको 670 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी तो एनर्जी पैक की बात हुई, हल्की सी खरीदारी यहाँ पर नेचुरल गैस में लौट सकती है, लेकिन मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में अब भी जारी है। स्टील में गिरावट है, 4% हमने कल रात यहाँ पर भाव गिरते हुए देखे। और इस वक्त की अगर बात करें तो MCX पे भी ज्यादातर मेटल्स यहाँ पर 1 से 1.5% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। आयरन और इकलौता ऐसा मेटल है जहां पर कल भी तेजी देखने को मिली और आज भी चाइना में बढ़त है। कैसे देखते हैं आप अनुज मेटल के प्राइसेस को, क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्टिंग सी है आज, क्योंकि डॉलर यहाँ पर 4 हफ्ते के लोज पर है, उसके बावजूद भी मेटल्स में खरीदारी नहीं है, इन्वेंट्रीज में गिरावट है, सप्लाई साइड इश्यूज हैं। ऑलमोस्ट सभी माइन ओनर्स ने कहा है कि आउटपुट कम होता हुआ नजर आएगा, उसके बावजूद भी खरीदारी आज नहीं लौटी। देखिए मनीषा जी, मुझे लगता है कि एक स्लो डाउन का इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमने लास्ट वीक काफ़ी अच्छी तेजी बेस मेटल में देखी थी, एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। तो जनरली मार्केट मुझे लग रहा है कि ये जो उठापटक मार्केट में हो रही है, ये एक बॉटम आउट सिचुएशन आती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मार्केट यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इक्विटी मार्केट में एक बाउंस बैक आते हुए देखा है और साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था चाइना के जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो थोड़ी सी कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने बेस मेटल में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे संभलती हुई दिखाई देगी। साथ में चाइना की तरफ से बेल आउट पैकेज का भी इंतजार है, मुझे लगता है कि वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही। ऑलरेडी हम काफ़ी फॉल यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी धीरे धीरे एक साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है या फिर कोई ऐसा मेजर इवेंट अभी नहीं है जहां पर हम इसमें तेजी या मंदी ज्यादा आती हुई देखें। तो मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस जो हैं एक रेंज में रहेंगे, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि बेस मेटल में रहेगी, जहां पर हम ट्रेड लेते हुए देख सकते हैं। इन्वेंट्री अगर आप देखें LME की तो कंटिन्यूसली गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बेस मेटल के लिए सपोर्टिव रहेंगी। और आगे जिस तरीके से इक्विटी मार्केट संभल रहा है और आगे जिस तरीके से हमने कंपनीज के नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर से भी डिमांड जो है बेस मेटल में आती हुई दिखाई देगी। हालांकि क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर दोबारा से लौटती हुई दिखाई देगी। तो हमें लगता है कि बेस मेटल के अंदर अगेन एक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखी जा सकती है। ओके, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कुछ ट्रेड लेना चाहेंगे राहुल मेटल्स में? मेटल्स में हमें कॉपर काफी अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि दैट इज 630-632 के लेवल के वहां पे बाइंग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 619 के। हमें फिर से 655 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। यदि 655 को क्रॉस करके सस्टेन होता है तो हम आने वाले दिनों में 670 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं पे हमें एल्यूमिनियम भी काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे नीचे में यदि 206 तक के लेवल मिले तो बाय करके चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 202। ऊपर में टारगेट 211 एंड 216 के रहेंगे। ओके, चलिए स्ट्रैटेजी आपको मिली है एल्यूमिनियम पर, लेकिन चलिए एक नजर सोने चांदी पर भी डाल लेते हैं। आज के सेशन में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? कल हमने एक सुस्ती भी के साथ एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन आज के सेशन में गोल्ड नेगेटिव बायस बना हुआ है। बहुत ज्यादा वीकनेस तो नहीं है, लेकिन 51,400 के आसपास कारोबार कर रहा है। और बेस मेटल्स में जो
कमजोरी है उसका असर आपको सिल्वर पर डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि 1% नीचे प्राइसेस 97,780 के आसपास हैं। अनुज, क्या स्ट्रैटेजी आपकी इन लेवल से सोने चांदी दोनों में? डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, साथ में जो बॉन्ड यील्ड है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन होती हुई दिखी है। तो मुझे लगता है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड पे रहेगा। इवन अगर हम कॉमेक्स के गोल्ड को देखें तो जो कि मॉर्निंग में करीबन $1800 के लेवल को टेस्ट किया था, तो स्पॉट और कॉमेक्स के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो एग्रेसिवली हम कॉमेक्स के अंदर खरीदारी देख रहे हैं। साथ में देखें तो करीबन $75 हमने लोअर लेवल से रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी है, और एमसीएक्स के अंदर भी करीबन 1500 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर आई है। तो जिस तरीके का यहाँ पर रिकवरी हुई है, हमें लगता है कि अभी जो कंटिन्यूस तेजी है वो यहाँ पर रह सकती है। हालांकि स्पॉट गोल्ड में करीबन $1780-1800 एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपया जो अप्रिशिएट हुआ है उससे थोड़ा सा इंपैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में देख सकते हैं, मगर इंटरनेशनली मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। फिजिकल साइड जाएं तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखा है भारत के अंदर। यहाँ पर जो इम्पोर्ट हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। साथ में एसपीडीआर गोल्ड ETF की जो होल्डिंग है वो भी हमने बढ़ती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड के तौर पर हमने गोल्ड के अंदर एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि गोल्ड अभी अगर हम आने वाले 1 या 1.5 महीने की बात करें तो पॉजिटिव साइड में जा सकता है। एक्सपेक्टेड है अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो 52,000 तक के लेवल गोल्ड में एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं, और $1800 हमें लगता है कि स्पॉट के अंदर गोल्ड का प्राइस देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए फटाफट से एक राय रुपए पर भी ले लेते हैं, जहां पर 78.62 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से क्या रेंज और क्या व्यू है, इस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं राहुल का। राहुल बताइए, रुपए को कैसे देखते हैं आप 78.60 के लेवल्स पर? फ्राइडे को हमें आरबीआई की मीटिंग्स के भी आउटकम आते हुए दिखेंगे। हमें लगता है कि रुपए में और मजबूती बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से कल हमने फाइनेंस मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आते हुए देखे हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, तो हमें लगता है इन लाइन में आरबीआई के भी स्टेटमेंट रहेंगे। उस वजह से हमें रुपये में और बढ़त बनती हुई दिखना चाहिए। ऊपर में हम 79.40 का एक मेजर हर्डल रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, और नीचे में 78.65 एंड 78.40 तक के लेवल आने वाले दिनों में देख सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये राय आपको मिली है रुपए पर, और फिलहाल मजबूती देखने को मिल रही है 78.60, आधा % मजबूत होकर रुपया कर रहा है कारोबार। चलिए, रुक रहे हैं अब एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे गेहूं पर, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान भी मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। आपका स्वागत है और बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे। और यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ बाजार में गेहूं नहीं बेचेगा खुले बाजार में, क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्टॉक ही नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो FCI का प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट निल के बराबर है। तो गेहूं यहाँ पर महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, और एक काफी डाइवर्जेंस है अगर आप भावों में देखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने लगातार गेहूं के भाव कम होते हुए देखे हैं, स्पेशली अब जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच में पैक्ट है। यूक्रेन का गेहूं और ग्रेन्स जो है बाजार में आ जाएगा। 20 मिलियन टन यहां पर अनाज यूक्रेन के पास है, और पहली शिपमेंट यहां पे कल रवाना भी हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में यहां पर स्टॉक कमजोर है, और माना यह भी जा रहा है, और हमारे पास यहां पर काफी हद तक एक्सपर्ट्स इस साल के शुरू से ही कहते रहे हैं कि अब हम यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस साल के अंत तक शायद हमें इंपोर्ट भी करना पड़े। उस तरह की स्थिति भी यहां पर बन सकती है। गेहूं की अगर आप MSP देखें तो 14% से ऊपर फिलहाल यहां पर भाव नजर आए हैं। राहुल चौहान आईग्रेन के हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। राहुल नमस्कार। गेहूं से आपसे भी लगातार यहाँ पर बात होती रही है, और जिस तरह की स्थिति अब यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी, एक और दूसरा भाव? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जुलाई महीने में गेहूं की कीमतें करीब 200 रुपये तक बढ़ी थी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान लाइन 23 रुपये पे 1 जुलाई को 23 रुपये प्रति क्विंटल था, और 31 जुलाई को जो बढ़ के 2400 पहुँच गया है। आज दिल्ली गेहूँ 2500 रुपये के आसपास बिक रहा है, तथा मंडियों में गेहूं की कीमतें 2400 रुपये के आसपास या इससे अधिक हैं। FCI के स्टॉक में 1 जुलाई को 285 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध था, जबकि बफर नॉर्म 275 लाख टन है। लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 को गेहूं का स्टॉक 603 लाख टन के आसपास था, यानी सरकारी गोदामों में पिछले साल के मुकाबले 318 लाख टन गेहूँ कमज़ोर है। दूसरी चीज़, इस साल गेहूं के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है, और खरीद जो है 188 लाख टन
भी नहीं पहुंच पाई, जो लास्ट ईयर 433.44 लाख टन थी। तो ओवरऑल स्टॉक गवर्नमेंट के पास बहुत कम है। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल गेहूं 245 लाख टन कम खरीदा गया है। ओएमएसएस में 2019-2020-21 में करीब 25 लाख टन गेहूं बाजारों में बेचा गया था, और लास्ट सीजन में जो करीब 70 लाख टन के आसपास था। चालू सीजन में करंट अगर आप स्टॉक देखें तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट जो है ओएमएसएस स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री कर सकती है। ओवरऑल सप्लाई राहुल, मैं एक नंबर पे आपसे वापस आना चाहती हूँ। आपने कहा कि एफसीआई की जो बिकवाली थी लास्ट ईयर वो 25 लाख टन थी, तो इस बार हम ये मान के चलें कि वहां से कुछ भी नहीं आने वाला? के सीजन में 25.32 लाख टन थी। लास्ट ईयर करीब 70 लाख टन के आसपास गेहूं जो है ओएमएसएस में दिया गया था। इस साल मुझे लगता नहीं, इस साल जो मौजूदा स्टॉक है उसे देख लगता नहीं कि ओएमएसएस में गेहूं की बिक्री हो पाएगी। ओके राहुल, प्राइसेस पर एक और व्यू आपका लेना चाहेंगे। आपने कहा कि 2300-2400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मंडियों में देखने को मिल रहा है, जो कि एमएसपी 2000 क्विंटल के आसपास है, तो 300-400 रुपए प्रीमियम। लेकिन जिस तरीके की टाइट सप्लाई सिचुएशन फिलहाल दिख रही है, जो कि एफसीआई की वजह से क्रिएट हुई है, क्या लगता है प्राइसेस और कितना सर्ज हो सकते हैं इस लेवल से? देखिए, कल गेहूं जो था करीब 50 रुपए, कल के मुकाबले आज गेहूं जो है 50 रुपए घटा है, और दिल्ली गेहूं करीब 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पे बिका है। और जो जिस हिसाब से गेहूं की कीमतें जुलाई में बढ़ी हैं उसको देख मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी जो है 30-35 रुपए की थोड़ी सी ऊंचे भाव पे गिरावट आ सकती है। लेकिन जब सीजन आएगा, इसका त्योहारी सीजन आएगा और ओएमएसएस के थ्रू गेहूं नहीं मिल पाएगा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। जो लोकल मिलर्स हैं उनको मजबूरीवश जो है किसानों से या जो स्टॉकिस्ट हैं उनसे गेहूं खरीदना पड़ेगा। राहुल, एक बात जो लगातार हमने आते हुए देखी है वो ये कि गेहूं शायद इंपोर्ट हो सकता है। दूसरा, 3000 तक भी कोई पहुंचे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों ही चीजों पे आपका क्या व्यू है? दिवाली के आसपास जो लोकल मंडियों में मुझे गेहूं 2600-2700 रुपए तक आता दिख रहा है, बशर्ते गवर्नमेंट कुछ कदम ना उठाए। और गेहूं इंपोर्ट की जो बात है, अभी गेहूं पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर जिसको घटा भी देते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट जो आयात पड़तल है वो काफी ऊंचा बैठेगा इंडिया में। अनुज, आप जी करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ राहुल, काफी मुश्किल वाली स्थिति है, और ये स्थिति काफी समय से लोग यहाँ पर फोरकास्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर सरकार की तरफ से होती हुई जो लास्ट ईयर के मुकाबले आधी है, तो क्लियरली फिर बाकी का साल यहाँ पर चार्ट आउट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल सा हो गया। अनुज, आप कैसे देखते हैं फूड ग्रेन्स के प्राइसेस एज ऑफ नाउ, और जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने ना सिर्फ गेहूं में, रबर का भाव 19 महीने के लोज पर है, पाम तेल में 4% की गिरावट देखने को मिली है, तो काफी हद तक जो फूड आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल फूड, एग्रीकल्चर आइटम्स भी हैं, सभी में फिर से गिरावट? देखिए, जो हम आज से अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तो उस टाइम सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड था, और जैसे जैसे मानसून ने रिवाइव किया है और जो रशिया यूक्रेन से एक पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में गिरावट आती हुई देखी। हालांकि जो गिरावट स्टार्ट हुई थी सबसे पहले एडिबल ऑयल्स में स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने फूड ग्रेन्स में आती हुई देखी, और अब इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जैसे कॉटन, ग्वार के अंदर हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में जो एक इन्फ्लेशन का हम देख रहे थे वो धीरे धीरे यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। और उसकी वजह से हम देखें तो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, एशियन इकोनॉमीज हैं, सभी की करेंसी यहाँ पर अप्रिशिएट हुई है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मानसून ने रिकवरी ली है भारत के अंदर, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो एक जो इंडिकेशन है सेलिंग प्रेशर वो यहाँ पे रहेगा। हालांकि अगर हम गेहूं को देखें तो डेफिनेटली एफसीआई के गोडाउन में अभी नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे तेज हो सकता है, मगर अगर हम बाकी खाद्यान्नों की बात करें तो वहां पर हम आने वाले दिनों में एक गिरावट का ट्रेंड ही आते हुए देखेंगे। अनुज, जिस तरह से मानसून की प्रोग्रेस होते हुए नजर आई है, जिसका असर हमने ग्वार पे और बाकी कई फूड आइटम्स पे भी आता हुआ देखा, आपको लगता है वो भी जारी रहेगा फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कमोडिटी हैं जो कि एक गिरावट के बाद बढ़नी स्टार्ट हुई थी। जैसे हम ग्वार को अगर देखें तो ग्वार क्योंकि इंडस्ट्रियल आइटम है और लोअर लेवल आने के बाद इसमें अगेन हम एक्यूमुलेशन आते हुए देखते हैं, और हमने इसके टेक्निकल चार्ट में भी देखा और हिस्टोरिकली भी देखा जब भी भाव नीचे आते हुए देखते हैं। तो अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग सिनेरियो है। अगर हम ग्वार की को पर्टिकुलर देखें तो मुझे लगता है कि अभी कमोडिटी धीरे धीरे बॉटम आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि इस कमोडिटी के लिए होल्डिंग के लिए ज़्यादा कॉस्टिंग लगानी नहीं पड़ती, और नीचे लेवल आने के बाद इसमें खरीदारी लौटती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाव ज़्यादा नीचे आएंगे तो खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, और अगेन हम इसके भावों में एक अच्छी बढ़त बनते हुए देखेंगे। जहाँ तक कॉटन का सवाल है, कॉटन की हम बुआई अच्छी देख रहे हैं इस बार। हालांकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो क्रॉप है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिख रही है, बट ओवरऑल अगर देखें तो एकरेज इस बार बड़ी है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत नरमी यहाँ देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम धान की अगर बात करें तो अच्छी इस बार बुआई यहाँ पर होती हुई दिख रही है, अच्छा बारिश यहाँ पर हो रही है, उससे काफ़ी हद तक
क्रॉप को सपोर्ट मिलेगा और आगे एरिया भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि अगर हम अनाजों की बात करें तो वहाँ पर हम नरमी आते हुए देखेंगे, और इंडस्ट्रियल कमोडिटी मुझे लगता है कि लोअर लेवल होने के बाद एक नई खरीदारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ओवरऑल एग्री कमोडिटीज की, स्पेशली गेहूं पर हमारा फोकस रहा। और इसी के साथ शो को भी समेटने का वक्त हो गया है। शुक्रिया अनुज और राहुल आपका आने के लिए। शो में स्थिति क्या है मार्केट्स में, मंडियों में कितने प्राइसेस सर्ज हो सकते हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।